एक समय था जब भारत बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में एक सुप्रीम पावर हुआ करता था। इस पानी के रास्ते भारत ने ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में अपनी पकड़ मजबूत कर रखी थी, लेकिन समय के साथ भारत का स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यहाँ घटता रहा। आज समय ऐसा आ गया है कि भारत बे ऑफ बंगाल को खोने की कगार पर है और इसमें हाथ केवल बाहर के पावर्स का नहीं बल्कि अंदर बैठे विभीषण जैसे लोगों का भी है। लेकिन भारत फिर से कुछ सुपर पावर्स के साथ मिलके इसको वापस हथियाना चाहता है और कुछ हद तक इसमें सफल भी हो रहा है, मगर इसके साथ उनके पड़ोसी देशों में होते इंटरनल वॉर भारत की परेशानी बन रही है। आखिर क्या वजह है बे ऑफ बंगाल भारत के चंगुल से छूट रहा है? कौन है भारत का दुश्मन जो यहाँ अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है और कैसे भारत सुपर पावर्स के साथ मिलकर यहाँ वापस अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रहा है? चलिए जानते हैं इस इम्पोर्टेंट लोकेशन के बारे में। देखिए, भारत जो एशियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है, वो अपने आप को बे ऑफ बंगाल का प्रमुख सिक्योरिटी गारंटर मानता है। इंडियन ओशन में बसा ये पेनिनसुला 7000 किलोमीटर का कोस्ट लाइन ओन करता है और मेन सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन के बीचों बीच स्थित होने की वजह से वो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़ने वाली सी रूट्स को डोमिनेट करता आया है। इंडियन ओशन रीजन में भारत की स्ट्रेटेजिक लोकेशन उसे पीस, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए एक लेवरेज प्रोवाइड करती है। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया में प्राचीन हिंदू साम्राज्य का अस्तित्व भी रह चुका है, जिसे तब स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता था। अभी भी इस एरिया में वो वहां की वास्तुकला, संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं में देखी जा सकती है। लेकिन 13वीं सेंचुरी से चोला एम्पायर के डिक्लाइन के बाद भारत का मैरीटाइम पावर धीरे धीरे कम होता गया। ओशियनिक ट्रेड पहले अरब, फिर पोर्तुगीज और उसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य के कंट्रोल में चला गया। वैसे तो ब्रिटिश राज के अंडर भारत बे ऑफ बंगाल को पूरी तरह से डोमिनेट करता था, लेकिन आजादी के बाद उसके मैरीटाइम रोल घटता रहा। कॉलोनियल एरा के खत्म होने के साथ साथ बे ऑफ बंगाल की चैनल कनेक्टिविटी भी अफेक्ट होने लगी। ये वो दौर था जब इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिक डाइवर्जन्स और लैक ऑफ इंटीग्रेशन के कारण साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के बीच एक डिवाइड क्रिएट हो गया था। मगर 1980 आते आते अटलांटिक ओशन एक नए हार्टलैंड के रूप में उभरा और यूएस ने अपने आप को सुपर पावर के रूप में स्टैब्लिश कर लिया। लेकिन आज पहले की ही तरह जियोपॉलिटिकल चेंजेस काफी ज्यादा चेंज होते नजर आ रहे हैं। 21st सेंचुरी में एक नया हार्टलैंड का वापस इमर्जेंस हो रहा है, जो है इंडो पैसिफिक रीजन, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बे ऑफ बंगाल। आज हमें यहाँ ग्रेट गेम्स ऑफ सुपर पावर्स देखने को मिल रहे हैं, जहाँ इंडिया और चाइना यहाँ एक दूसरे से कम्पीट तो कर रहे हैं, वहीं अब यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसी पावर्स भी इस रीजन में अपना वर्चस्व कायम करने में लगी हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ी पावर भारत के बे ऑफ बंगाल को कंट्रोल करना चाहती है, वो है चीन। बे ऑफ बंगाल का ट्रायंगुलर बेसिन नॉर्थ में सुंदरबन डेल्टा को टच करता है और इंडियन ओशन के नॉर्थ ईस्ट में स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी के बीच एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर लोकेटेड है। बे ऑफ बंगाल को भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका सराउंड करते हैं और ये बे साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच एक कनेक्टिंग ब्रिज का भी काम करता है। इंडिया के हल्दिया, पोरबंदर, विशाखापट्टनम, कृष्णापट्टनम और चेन्नई जैसे पोर्ट्स यहाँ के मेजर पोर्ट्स हैं। बांग्लादेश का चिट्टागोंग पोर्ट और मटबारी पोर्ट और म्यांमार का यांगोन पोर्ट भी इस बे के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इस बे के एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन और स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसको ग्लोबल मैरीटाइम लैंडस्केप में एक इंपॉर्टेंट पोजीशन देती है और अलग अलग रिवर्स जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र और अयरवड्डी के डेल्टा को ये बे होस्ट करता है, जो कि इस रीजन की इकोलॉजी और इकोनॉमी को इम्पोर्टेंट बनाता है। ये बे अंडमान सी और मलक्का स्ट्रेट के थ्रू साउथ चाइना सी और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है। ये स्ट्रेट दुनिया की बिजिएस्ट मैरीटाइम चोक पॉइंट्स में से एक है, जी हाँ, जहां से दुनिया की 1/4 ट्रेडेड गुड्स पास होते हैं। इंडिया के ईस्टर्न सी बोर्ड्स जैसे कि चेन्नई और विशाखापट्टनम पोर्ट्स साउथ ईस्ट एशिया और आगे तक के ट्रेड रूट्स के लिए क्रूशियल है। और तो और बे ऑफ बंगाल में काफी ज्यादा नेचुरल गैस रिजर्व्स भी हैं। इंडिया के ऑफशोर फील्ड्स जैसे कृष्ण गोदावरी बेसिन में 1.2 ट्रिलियन क्यूबिक फीट से ज्यादा नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं। साथ ही साथ बांग्लादेश के नेचुरल गैस रिजर्व्स आज वर्ल्ड के 3rd हाईएस्ट आंके जा रहे हैं और म्यांमार भी वर्ल्ड का वन ऑफ द मेजर नेचुरल गैस प्रोड्यूसर है। इसलिए बे ऑफ बंगाल इंडियन पैसिफिक रीजन के लिए एक स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक लाइफलाइन बन चुका है। ये बे रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी और नेवल डोमिनेंस के लिए भी क्रिटिकल है। चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू इस रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।
चाइना का एम अब इंडो पैसिफिक के हार्टलैंड को पूरी तरह से डोमिनेट करके वर्ल्ड पावर बनने का है और इसलिए चाइना को ईस्टर्न इंडो पैसिफिक यानी कि साउथ चाइना सी के साथ साथ वेस्टर्न इंडो पैसिफिक यानी कि बे ऑफ बंगाल को भी डोमिनेट करने की जरूरत है और इसी वजह से चाइना आज इंडिया के बे ऑफ बंगाल में अपनी डोमिनेंस कायम करने में लगा है। लेकिन भारत जो कि बे ऑफ बंगाल का असली हकदार है वो चीन से पीछे कैसे रह गया। आजादी के बाद देखिए भारत में स्ट्रॉन्ग मैरिटाइम प्रेजेंस की कमी थी। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का यह मानना था कि भारत जैसे देश के ओवरऑल डिफेंस और ट्रेड डेवलपमेंट के लिए एक सी डिफेंस कैपेसिटी बहुत जरूरी थी, लेकिन वो भारत के सी पावर को उसके रीजनल फॉरेन पॉलिसी के साथ जोड़ना नहीं चाहते थे। हालांकि एक स्वतंत्र भारत निश्चित रूप से अपने पड़ोसी के मामले में इंटरफेयर करने के खिलाफ नहीं था, चाहे वो 1971 में बांग्लादेश हो या 1983 से 90s के बीच में श्रीलंका। लेकिन उसने अपने आप को मुख्य रूप से एक डिफेंसिव पावर के तौर पर देखा है, जिसका काम था बे ऑफ बंगाल से बाकी पावर्स को दूर रखना। ये वो समय था जब स्टेट की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए इंटीग्रेशन नहीं बल्कि आइसोलेशन को रेफर किया जाने लगा। लंबे समय तक भारत ने अपनी पूर्वी पड़ोसियों को इंपॉर्टेंट मैरिटाइम अलाय के तौर पर इग्नोर करते हुए उन्हें सिर्फ इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर ट्रीट किया है। भारत ने अपने ईस्ट कोस्ट को भी काफी अनदेखा किया है। इसके कारण बंगाल की खाड़ी पर उसका प्रभाव कम होता गया। मुंबई के कंपैरिजन में कोलकाता का इंपॉर्टेंस घटता गया। कोलकाता और हल्दिया दो पोर्ट सिस्टम को कवर करने वाला इंडिया का एकमात्र पोर्ट तेजी से डिक्लाइन होता गया। जहां 1960 में पूरे देश के पोर्ट ट्रैफिक में उसका शेयर 28% था, वहीं 2015 में वो गिर के सिर्फ 8% हो गया। इंडिया का फॉरेन ट्रेड पश्चिम की ओर यानी यूरोप और गल्फ की तरफ ओरिएंटेड होता चला गया। इंटरनेशनल पोर्ट्स का विकास गुजरात और महाराष्ट्र में केंद्रित था। ओडिशा और आंध्र प्रदेश की कोस्टलाइन का पिछड़ापन वेस्टर्न पोर्ट्स के तेज विकास से बिल्कुल अलग था। भारत ने अपने समंदर तक के टूरिज्म का फोकस भी मालाबार कोस्ट में बसे गोवा और केरला पर ही रखा। इसकी तुलना में भारत के ईस्ट कोस्ट और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे शायद ही कोई विकास हुआ। देखिए, बे ऑफ बंगाल में भारत द्वारा रीजनल कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करने की नाकामयाबी ने चाइना को एक मेजर प्लेयर बनने में मदद की है। चाइना की तेज आर्थिक विकास के साथ साथ बे ऑफ बंगाल में उसका इंटरेस्ट बढ़ता रहा। इसका एक प्रमुख कारण है कि बे ऑफ बंगाल के साउथ एज पर स्थित मलक्का स्ट्रेट जो कि साउथ चाइना सी के लिए एक स्पेशल ओपनिंग है, जिससे चाइना अपना ट्रेड और एनर्जी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के चैनल को बरकरार रख सकता है। इसके साथ ही वो अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और मैरिटाइम सिल्क रोड प्रोजेक्ट के तहत इंडियन ओशन कंट्रीज के साथ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट और लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस में अब तक काफी ज्यादा इन्वेस्ट करता आया है। वो अपनी एक स्ट्रैटेजी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के थ्रू बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन में अपना दबदबा बनाना चाहता है। मगर ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स आखिर है क्या? ये बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन में चाइना का ऐसा नेटवर्क प्लान है जिसमें चाइना अपनी मिलिट्री और कमर्शियल फैसिलिटीज ऐसे देशों में बनाना चाहता है जो कि इनके पास पड़ते हैं। अगर इस चेन पर नजर डालें तो चीन की इस चेन का पहला पोर्ट है चिट्टागोंग पोर्ट, जो कि बांग्लादेश में पड़ता है। ये बांग्लादेश का इंपॉर्टेंट पोर्ट है जिसे वो खुद अपने डिफेंस के लिए यूज करता है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट की माने तो चाइना यहाँ पर अपने कई सारे रडार्स ऑपरेट करता है। इसके साथ ही सटे हुए म्यांमार में क्याक्यो पोर्ट, जहाँ चाइना बर्मीज मिलिट्री के साथ मिलकर एक डीप सी पोर्ट तैयार कर रहा है। 2021 में रिवील की गई सैटेलाइट इमेजेस से यहाँ एयर स्ट्रिप तैयार की हुई देखी जा सकती है। इसके साथ ही इसका एक और आइलैंड जिसका नाम कोको है, वो एक समय भारत का पोर्ट हुआ करता था, लेकिन जैसे कि अब ये म्यांमार का पार्ट है तो चाइना ने यहाँ एयर स्ट्रिप और एडवांस रडार ऑपरेट करने लग गया है। और ये आइलैंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स के पास है, जिसकी वजह से यहाँ भारत की मिलिट्री एक्टिविटीज पर नजर रखी जा सकती है। इसके साथ ही थाईलैंड में लायम चबांग और कंबोडिया में रियाम बेस इन दोनों कंट्रीज में अपने बेसेस बना रहा है। इस चेन का अगला सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट है हम्बनटोटा पोर्ट, जो कि कई सालों से भारत के दोस्त रहे श्रीलंका का एक इम्पोर्टेंट पोर्ट है। मगर चाइना के डेब्ट ट्रैप में फंसने की वजह से श्रीलंका ने ये पोर्ट चाइना को 99 साल तक के लिए लीज पर दे दिया है। इस वजह से अब इस पोर्ट पर पूरी तरीके से चाइना का कब्जा है और वो यहाँ पर कुछ न कुछ नई डेवलपमेंट्स करता रहता है। इसलिए चाइना ने यहाँ अपनी स्पाई शिप्स भी भेज दी हैं, जो कि हमेशा इसके आसपास के रीजन में गश्त लगाती रहती हैं। इस चेन में अगला नाम है मालदीव्स का, जिसने रिसेंटली भारत के साथ रिश्ते खराब कर लिए थे। यहाँ उन्होंने मराव अटोल और फेदू फिनहोलू आइलैंड
इसको 2066 तक मालदीव्स गवर्नमेंट से लीज पर लिया है। इंटेलिजेंस की माने तो चाइनीज रडार और स्पाइंग इक्विपमेंट यहां ऑलरेडी सेटअप करवाए जा चुके हैं। इसके साथ ही मराव पोर्ट में नेवल बेस तैयार करना स्टार्ट कर दिया है। अब इस क्षेत्र में भारत का सबसे खास पड़ोसी भी दूर नहीं रहना चाहता है। पाकिस्तान ने अपना ग्वादर पोर्ट चाइना को दिया है और ये चाइना की एनर्जी सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करता है। इधर चाइना की न्यूक्लियर सबमरीन्स और नेवल शिप्स डॉक करती रहती हैं। इसके अलावा 2017 में चाइना ने जिबूती में मिलिट्री बेस बनाया था और चाइना फंडेड पोर्ट सूडान तक चाइना ने ये चेन बना रखी है। इसको टैकल करने के लिए भारत और उसके साथ कई सारी सुपर पावर्स उसका साथ देने के लिए यहाँ अपना प्रेजेंस बना रहे हैं और इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए आज भारत भी काफी ज्यादा प्रयास में लगा हुआ है। और बिम्स्टेक कंट्रीज जिसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड आता है, उनके साथ मिलके अपने टाइज को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। बांग्लादेश के साथ साथ भारत का ट्रेड और कनेक्टिविटी काफी स्ट्रॉन्ग हो गई है और कई प्रोजेक्ट्स जैसे कि अखौरा अगरतला रेल लिंक, पद्म ब्रिज रेल लिंक, फेनी रिवर पर मैत्री सेतु और ऐसे ही कई सारे प्रोजेक्ट्स बना रहा है। म्यांमार में भी कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसिट ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ये प्रोजेक्ट कोलकाता को म्यांमार के सितवे पोर्ट से कनेक्ट करता है और वहां से रोड एंड आइलैंड वाटरवेज के थ्रू मिजोरम तक कनेक्ट करता है। इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ रीजनल ट्रेड बढ़ेगा बल्कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के डेवलपमेंट को भी बूस्ट मिलेगा। और भारत के इन सभी इनिशिएटिव से भारत की जियोपॉलिटिकल वीकनेस सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन्स नेक पर भी प्रेशर कम होगा। इसके साथ साथ थाईलैंड में मेकोंग इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर पर सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट है जो कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट को साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट करता है। ये कॉरिडोर रीजनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को एनहांस भी करेगा। इसके अलावा भारत और थाईलैंड के बीच मैरीटाइम कॉर्पोरेशन भी स्ट्रॉन्ग है जो रीजनल सिक्योरिटी को इंश्योर करती है। श्रीलंका के साथ भी भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर भी काफी फोकस किया है। जी हाँ, एक मेजर प्रोजेक्ट है कोलंबो पोर्ट सिटी जिसमें भारत की कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसके अलावा भारत ने ट्रिंकमाले ऑयल टैंक फार्म को डेवलप करने के लिए भी अग्रीमेंट साइन किया है जो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए क्रूशियल है। इन प्रोजेक्ट से श्रीलंका के इकोनॉमिक डेवलपमेंट और रीजनल स्टेबिलिटी को तो बूस्ट मिलता ही है, लेकिन उसके साथ साथ बे ऑफ बंगाल में भारत की डोमिनेंस भी बढ़ती है। लेकिन जैसे बे ऑफ बंगाल आज के हार्टलैंड का पार्ट है, इसलिए करंट सुपर पावर्स यूएस अपने अलाइज के साथ चाइना की इस डोमिनेंस को भारत की मदद से कम करने में लगा हुआ है। यूएस अपने स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस को एनहांस करने के लिए यहाँ रेगुलर मिलिट्री एक्सरसाइज और नेवल कोलैबोरेशन कंडक्ट करता रहता है। 2021 में यूएस नेवी ने इंडिया के साथ मालाबार नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट की थी। इस एक्सरसाइज में खाली यूएस ही नहीं बल्कि क्वाड कंट्रीज यूएस, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने पार्टिसिपेट किया है जो कि रीजनल सिक्योरिटी और कोऑपरेशन को मजबूत करता है। जापान ने भारत के साथ मिलकर बांग्लादेश के मटरबारी डीप सी पोर्ट के लिए 4.6 बिलियन यूएस डॉलर्स प्लेज किए हैं। ये पोर्ट बे ऑफ बंगाल का एक मेजर ट्रेड हब बनने वाला है जो रीजनल ट्रेड को बूस्ट कर सकता है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया भी रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए अपने नेवल कैपेबिलिटीज और पार्टनरशिप्स को स्ट्रेंथ कर रहा है। 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के साथ नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट की जिनका फोकस मैरीटाइम सिक्योरिटी और एंटी सबमरीन वॉरफेयर था। ये एक्सरसाइज रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को मजबूत करती है। साथ ही यूरोपियन पावर्स जैसे फ्रांस और जर्मनी भी बे ऑफ बंगाल में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और इकोनॉमिक पार्टनरशिप के थ्रू अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह से भारत अपने आप को बे ऑफ बंगाल में मजबूत कर रहा है और क्वाड ग्रुप के साथ मिलकर चीन को पलटवार कर रहा है। आपकी क्या राय है भारत की इस स्ट्रैटेजी पर कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।